हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे इस वीडियो लेक्चर में। और आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग के ऊपर। तो आइए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सैम्पलिंग, सैम्पलिंग होती क्या है, किस तरह से सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं, कौन से सैंपल कलेक्ट होंगे, कितने प्रकार के सैंपल्स होते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे, देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में अराइज होता है कि सैम्पलिंग क्या होती है। सैम्पलिंग को हम सिंपली कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सैम्पलिंग एक प्रोसेस है जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल को ऑब्टेन किया जाता है। अब रिप्रेजेंटेटिव सैंपल क्या होता है, अगर सैम्पलिंग की डेफिनेशन आपको बतानी होगी तो आप क्या बताओगे कि ऐसी प्रोसेस जिसमें रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑब्टेन किया जाता है सैम्पलिंग कहलाती है। अब इस सैंपल कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, तो हमको हमारे पास एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे कि हमको सैंपल्स कलेक्ट करने हैं, मतलब जहाँ से की स्टडी करनी है। तो हम क्या करेंगे, उस बड़े एरिया में पूरा का पूरा एरिया तो एनालिसिस नहीं करेंगे। उस बड़े एरिया से कोई एक छोटा सा सैंपल हमको कलेक्ट करना पड़ेगा और उसका फिर एनालिसिस करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जापान में एक बार क्या हुआ कि समुद्र में काफ़ी सारी मछलियाँ मर गईं, और मछलियाँ मर के वो शोर्स के पास जमा हो गए, के समुद्र के किनारों के पास जमा हो गई। अब समुद्र के किनारे पे जो गांव थे, उनमें से एक गांव के जो लोग थे, क्योंकि जनरली कोस्टल एरियाज के लोग जो होते हैं वो मछुआरे होते हैं, तो वो मछुआरे थे। वो उनका काम था मछलियाँ पकड़ना, उनको बेचना, उनको खाना, यही इनका जॉब था और यही इनकी रोजी रोटी थी। तो अब उन्होंने देखा कि बहुत सारी मछलियां तो हमारे पास आ गई, हमको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हीं मछलियों को उन्होंने खा लिया। सारी मछलियां मरी थी, उन मछलियों को उन्होंने खा लिया। उनको खाने से वो मछुआरे मर गए। तो अब वो ऐसा इंसिडेंस हो गया कि पूरा का पूरा गांव जो था वो डेड हो गया। अब ये जो बात है साइंटिस्ट तक पहुंची, और उन्होंने फिर वहाँ पे रिसर्च करने का सोचा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों पूरा का पूरा गांव ऐसे डेड हो गया, क्या रीज़न हो सकता है। तो उन्होंने गांव में गए, वहाँ देखा कि ढेरों मछलियाँ मरी पड़ी है, स्मेल फैली है, लोग मरे हैं, क्या हो गया होगा। तो उन्होंने पूरे गांव का सैंपल नहीं लिया, उन्होंने किसी एक व्यक्ति का सैंपल लिया, ब्लड सैंपल लिया, उसके बॉडी ऑर्गेन्स में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स के सैंपल लिए, किसी एक व्यक्ति का, सबका नहीं लिया। और उसको लैब में लेके उस पर टेस्टिंग की। टेस्टिंग के दौरान पता चला कि उनकी बॉडी में मरकरी मिला। मरकरी बहुत पॉइजनस है। मरकरी एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पर। तो उनकी बॉडी में मरकरी पाया गया। मरकरी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है अगर बॉडी के अंदर पहुंच जाए। तो उनकी बॉडी में मरकरी पाया गया, और ये जो मरकरी था यही रीज़न था उनके उन सभी के मरने का, और इवन मछलियों के भी मरने का, क्योंकि ये डाइजेस्टिव तो होता नहीं, डाइजेस्ट होगा नहीं, सेल्स को पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। वही मछलियाँ इन्होंने खाई और इनके बॉडी में गया, और इस तरह से ये इंसिडेंस हुआ। तो बाद में पता चला कि कोई एक शिप कंटेनर जो है जिसमें मरकरी लेके जाया जा रहा था, वो शिप कंटेनर समुद्र में कहीं पलट गया, जिसको मछलियों ने खाया, उस मरकरी को, और वो मरकरी मछलियों की बॉडी में पहुंचा, जिससे मछलियां डेड हो गई। और इन डेड मछलियों को इन फिशरमैन्स ने, इन गांव वालों ने खाया, और उनकी भी जान चली गई। तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया, यहाँ साइंटिस्ट ने सैंपल कलेक्ट किया। पूरे पूरे गांव का सैंपल नहीं लिया, किसी एक व्यक्ति का सैंपल लिया। इसको हम बोलते हैं सैंपलिंग। तो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लिया और फिर
उसको एनालिसिस के लिए भेज दिया। इसको बोलते हैं सैम्पलिंग। तो कहानी अपार्ट, स्टोरी तो ठीक है, ये सिर्फ एक आइडिया के लिए कि क्या होती है सैम्पलिंग के लिए स्टोरी हमने बताई है। इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है, तो डिस्क्लेमर देना ज़रूरी है। तो ये स्टोरी मे बी सही हो सकती है, मे बी रॉन्ग हो सकती है, तो बट इट इज़ ओनली फॉर द एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू, तो डोंट बी माइंड इट। ऐसा मे बी हो सकता है, ऐसा हुआ हो, पर ये मरकरी के ऊपर की एक कहानी है जो हमने आपको बताई। तो किस तरह से ब्लड सैंपल्स लेके और फिर उसके एनालिसिस कर लिया गया, ये है सैम्पलिंग। तो सैंपल जो होता है, रिप्रेजेंटेटिव जो सैंपल होता है, ये पूरे बल्क का एक छोटा सा पार्ट होता है, और इसकी जो कंपोजिशन होगी वो पूरे बल्क को रिफ्लेक्ट करेगी। यानी वो छोटा सा ब्लड का सैंपल पूरे गांव की दशा और दिशा बता दिया उसने कि क्या हुआ होगा वहाँ पे, क्योंकि बाहर से जो लोग आए थे वो तो जानते नहीं थे क्या हुआ। उस सैंपल ने सारी कहानी उनको बयां कर दी। तो इसमें सबसे क्रिटिकल स्टेप क्या है जब हम सैंपलिंग करते हैं, तब हम डिपेंड करता है कि कितनी एक्यूरेसी रखी गई सैंपलिंग के दौरान कितनी एक्यूरेसी रखी गई, ताकि उसका एनालिसिस सिग्निफिकेंस तरीके से हो जाए, सही तरीके से हो जाए। सैंपल के कई प्रकार हो सकते हैं। सैंपल सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, होमोजीनियस हो सकते हैं, हेट्रोजीनियस हो सकते हैं। तो देयर वर 5 टाइप्स ऑफ सैंपल: सॉलिड, लिक्विड, गैस, हेट्रोजीनियस एंड और होमोजीनियस। अब ये होमोजीनियस सैंपल क्या होता है? जब हम एक सैंपल लेते हैं, वो एक सैंपल ही हमारे लिए काफ़ी हो जाता है पूरा एनालिसिस करने के लिए। जैसे मान लीजिए क्लिनिकल लैब में, पैथोलॉजी लैब में हम गए और वहाँ हमने ब्लड या यूरिन का सैंपल ले रखा है, तो ये ब्लड या यूरिन का सैंपल उस व्यक्ति की पूरी बॉडी का एनालिसिस करने के लिए काफ़ी होगा। इसको हम बोलेंगे होमोजीनियस सैंपल। उसको हम डायरेक्टली एनालाइज कर सकते हैं। हेट्रोजीनियस सैंपल में क्या होगा, कई इंडिविजुअल सैंपल्स लेने होंगे और फिर उसके बाद उसका एनालिसिस करना होगा। जैसे मान लीजिए कोई शिपमेंट है, वहाँ ग्रेन्स जा रहे हैं, चावल, दाल, गेहूँ, ये सब जा रहे हैं। तो जब ये शिपमेंट के ऊपर लोड हो रहे हैं, उस समय इनके सैंपल लेने होंगे, अलग अलग बैग के, हर एक बैग के सैंपल लेने होंगे, थोड़ा थोड़ा सैंपल हर एक बैग से। जब ये अनलोड हो रहे होंगे तब भी इनकी सैंपलिंग करनी होगी हर एक बैग की। तो ये कहलाते हैं हेट्रोजीनियस सैंपल्स। तो ये ग्रॉस सैंपल से हमको लेने होते हैं। तो ग्रॉस सैंपल क्या होता है? ग्रॉस सैंपल जो होता है वो कई तरह के पोर्शंस कंटेन किया होता है, यानी मटेरियल को कई तरह से टेस्ट करना पड़ेगा ग्रॉस सैंपल के लिए। लेबोरेटरी सैंपल्स में क्या होगा, एक छोटा पोर्शन जो है ग्रॉस सैंपल से निकाल ले, वो भी होमोजीनियस होना चाहिए, जैसे हमने ब्लड का सैंपल बताया। तो एक छोटा सैंपल ग्रॉस सैंपल से निकाल लें और उसका एनालिसिस कर दें, तो वो लेबोरेटरी सैंपल हो जाएगा। एनालिसिस सैंपल क्या होगा कि जिसको एक्चुअली में एनालाइज्ड किया जाए, ऐसा सैंपल जिसको एक्चुअली में एनालाइज्ड किया जाए, एनालिसिस सैंपल कहलाएगा। यानी सारे के सारे सैंपल को तो एनालाइज नहीं कर रहे, उसका भी छोटा सा पार्ट है। जैसे ब्लड निकाला, तो ब्लड के भी अंदर बहुत सारी चीज़, कोई सीबीसी देख रहा है, कोई ब्लड का सीरम देख रहा है, प्लाज्मा देख रहा है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कंटेंट्स हैं, तो वो एनालिसिस सैंपल कहलाएंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो इस तरह से गुजरती है कि सबसे पहले बल्क मटेरियल हमने देखा, उस बल्क मटेरियल से ग्रॉस सैंपल लिया हमने, उस ग्रॉस सैंपल से लेबोरेटरी सैंपल लिया और उस लेबोरेटरी सैंपल का एनालिसिस किया, यानी एक छोटा और उसका एक एनालिसिस सैंपल ले लिया। इस तरह से सैंपलिंग की पूरी प्रोसीजर चलती है।
तो जो एनालिसिस सैंपल होता है वो एक ड्रॉप हो सकती है, कुछ मिलीग्राम्स हो सकते हैं, कुछ ml हो सकता है। तो ये इस तरह से एनालिसिस सैंपल हम बता सकते हैं। अब हम बता देते हैं कि स्टेप वाइज मेजरमेंट प्रोसेस कौन सी है सैंपल्स की। स्टेप वाइज मेजरमेंट प्रोसेस, तो फर्स्ट स्टेप आता है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग के लिए वही हमने ग्रॉस सैंपल उठाया एक, और उस सैंपल को हमने क्या कर दिया, प्रिजर्व कर लिया, अपने पास रख लिया। तो प्रिजर्वेटिव से मान लीजिए कहीं कोई इंसिडेंस हुआ है, अब फॉरेंसिक टीम गई, अब फॉरेंसिक टीम्स को सैंपल्स लेने हैं, सैंपल लेके वो कहीं ना कहीं प्रिजर्व करके रखेंगे उसको अपने साथ। तो सैंपल प्रिजर्वेशन होगा पहले, फिर सैंपल प्रिजर्वेशन होने के बाद सैंपल प्रिपरेशन होगा। अब उस सैंपल को एनालिसिस के लिए बनाया जाएगा, तैयार किया जाएगा, फिर उसके बाद उसका एनालिसिस किया जाएगा। तो पहले सैंपलिंग, फिर सैंपल प्रिजर्वेशन, फिर सैंपल प्रिपरेशन और फिर एनालिसिस। ठीक इसी तरह सैंपलिंग की जो प्रोसेस है, ये तो मेजरमेंट की प्रोसेस हो गई सारी। अब सैंपलिंग की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सैंपलिंग में सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कहाँ की सैंपलिंग लेनी है, किस एरिया की सैंपलिंग लेनी है, किस पॉपुलेशन की सैंपलिंग लेनी है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हमको एरिया, यानी बल्क मटेरियल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद सैंपल वहाँ से कलेक्ट करने पड़ेंगे। तो सैंपल वो जो रहेंगे जिनको हम कलेक्ट करेंगे उनको बोलेंगे ग्रॉस सैंपल। ग्रॉस सैंपल ले लिया, फिर हमको उनको उन ग्रॉस सैंपल को रिड्यूस करना पड़ेगा लैब सैंपल के हिसाब से। तो उनको और फ्रेगमेंट्स में बांटना पड़ेगा, और छोटा करना पड़ेगा, और तोड़ना पड़ेगा उनको। तो रिड्यूस करना पड़ेगा ग्रॉस सैंपल को लैब सैंपल के लिए। उसके बाद उनका एनालिसिस किया जाएगा। अब ये एनालिसिस फिर ठीक उसी तरह हो जाएगा कि ये ड्रॉप के थ्रू या फ्यू मिलीग्राम्स या फिर फ्यू ml के थ्रू इसका एनालिसिस करेंगे। तो सैंपलिंग के प्रोसेस में ये 4 स्टेप्स आ रहे हैं। पहला आइडेंटिफाई पॉपुलेशन, दूसरा कलेक्ट सैंपल, तीसरा रिड्यूस ग्रॉस सैंपल, और चौथा एनालिसिस सैंपल। तो ये 4 प्रोसेस होंगे। इन 4 प्रोसेस के बाद ही सैंपल का एनालिसिस हो पाएगा। तो ये स्टेप्स हैं। पहली स्टेप्स हो गई मेजरमेंट ऑफ सैंपल्स। सैंपल्स के मेजरमेंट के लिए कौन कौन सी स्टेप फॉलो करनी है, और उसके बाद फिर सैंपल की प्रोसेस, सैम्पलिंग प्रोसेस मतलब इसके लिए कौन कौन सी स्टेप्स फॉलो करनी है। तो ये सारी प्रोसेस हो गई। अब बात करते हैं, तो सबसे पहला टाइप है सैम्पलिंग ऑफ सॉलिड। सॉलिड की सैम्पलिंग हम किस तरह से करेंगे। तो सॉलिड जो रहते हैं इनकी सैम्पलिंग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। डिफ़िकल्ट इसलिए होता है कि सॉलिड्स के कई तरह के साइज़ होते हैं, शेप अलग अलग होते हैं, हेट्रोजीनियस सॉलिड्स होते हैं, यानी एक ही सॉलिड के अंदर कई प्रकार के सॉलिड मिलेंगे। जैसे ओर की बात करें, तो ओर में एक भी मेटल मिल रहा है, 2 भी मेटल मिल सकते हैं, अलग अलग मेटल्स भी मिल सकते हैं ओर के अंदर। हालांकि एक ओर तो एक मेटल का ही होता है, फिर भी मिक्सचर हो सकता है उसके अंदर। तो जैसे कुछ और होते हैं जिसमें कॉपर भी मिल रहा है और आयरन भी मिल रहा है, तो ऐसे ओर्स हो सकते हैं। तो इस तरह से डिफ़िकल्टी हो सकती है सैंपल कलेक्ट करने के लिए। तो हेट्रोजीनियस सैंपल होंगे ही, पार्टिकल साइज वेरिएशन होगा ही सैंपल के अंदर। कुछ सैंपल बहुत छोटा है, नैनो पार्टिकल्स हैं, कुछ सैंपल बहुत बड़े हैं। पार्टिकल्स के अंदर भी वेरिएशन होगा। अब अगर नैनो पार्टिकल्स है तो नैनो के अंदर भी बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, जैसे कार्बन नैनो टिप्स हो सकती हैं, या गोल्ड सॉल्स हो सकते हैं, या गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हो सकते हैं, उसमें भी वैरायटी हो सकती है। तो सॉलिड सैंपल जो होता है बहुत केयरफुली इसको चुनना होता है, सैम्पलिंग करनी होती है। तो ज़्यादातर जो सॉलिड होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं, और इनके जो सैंपल्स होते हैं बहुत केयरफुली कलेक्ट करने होते हैं। तो इनके बहुत वेराइटीज़ होती हैं, इन सैंपल सॉलिड सैंपल्स की कई वेराइटीज़ होती है, और एक सैंपल दूसरे सैंपल से बहुत डिफरेंट होता है। तो इसलिए बहुत केयरफुली सैंपल्स चुनने होते हैं सॉलिड्स के कॉन्सेप्ट में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे कि लार्ज पार्टिकल सच एज ओर के पार्टिकल बड़े बड़े होते हैं। अब कहीं पर अगर मैग्नीज मिल रहा है तो मैग्नीज के लिए कौन सा ओर है,
कौन सा ओर मिल रहा है, उस मैग्नीज में के साथ साथ और कौन सा मेटल या और कौन सा ऑक्साइड उसका उसके कंबाइंड में। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना होता है। स्मॉलर पार्टिकल्स भी होते हैं, शीट मटेरियल भी होते हैं, टिश्यू सैंपल्स भी होते हैं, ये सारे सॉलिड के अंदर आते हैं। अब आते हैं लिक्विड सैंपल्स की। तो लिक्विड सैंपल जो होते हैं इनमें कॉमर्शियल सॉल्वेंट होते हैं, बेवरेजेस होते हैं, नेचुरल वाटर्स हो सकता है, बायोलॉजिकल फ्लूइड्स हो सकते हैं, सस्पेंशन इन फॉर्म ऑफ ओरल मेडिकेशन हो सकता है। ये सब लिक्विड सैंपल्स में आते हैं। अगर किसी लिक्विड में कोई गैस घुली हो, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, उसका एनालिसिस करना है तो वो भी एक लिक्विड सैंपल्स हो जाएगा, उसको गैसियस सैंपल नहीं मानेंगे। अगर सैंपल करना है गैसेस की, तो गैसेस की सैंपल जनरली हम एयर क्वालिटी के लिए ही असेसमेंट करते हैं गैसेस का। जैसे आप देखते हो कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो पॉल्यूशन जो है वो उसके एनवायरनमेंट में, उनकी गैसेस में, जिस वजह से लोग एयर प्योरीफायर का यूज़ कर रहे हैं आजकल। दिल्ली में सबसे ज़्यादा एयर प्योरीफायर का यूज़ होता है। तो ये क्वालिटी, एयर की क्वालिटी पता करने के बाद पता चलता है कि एयर की क्वालिटी कितनी पुअर है या कितनी बेस्ट है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम देखते हैं कि बहुत सारे वर्कर अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे हैं और वो गैसेस के थ्रू एक्सपोज्ड हो गए या वेपर्स के थ्रू एक्सपोज्ड हो गए। जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड वाला जो कांड था, भोपाल का गैस कांड, उसमें क्या हुआ था, गैस पूरे एरिया में फैल गई थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड, और जो उस वजह से काफ़ी जनहानि हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन में हमको पता करना होता है कि किस गैस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसको कैसे कंट्रोल करें। क्या वो गैस लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसका यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि उस जगह पे, उस फैक्ट्री में पेस्टिसाइड्स शायद बनाए जा रहे थे, जिस वजह से उस गैस का यूज़ किया जा रहा था। तो वो पेस्टिसाइड बनाने के लिए क्या दूसरी गैस यूज़ कर सकते थे, या क्या उसी गैस को लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते थे कंप्रेस करके। ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये सब जो है एनालिटिकल मेथड के थ्रू हम इन सैम्पलिंग्स को देख सकते हैं। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स को के बारे में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।